बिरजू, हाँ भाई। तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है? मुंबई की वो काली रातें जहां रोशनी सिर्फ कोठों में जलती थी। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। इनका गंगा से लेकर गंगूबाई तक का सफर, जो 16 साल की उम्र में मुंबई के रेड लाइट एरिया में फंसी थी, और जब वो वहां से निकली तो वो कामाठीपुरा की माफिया क्वीन बनकर निकली। स्कूल में आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सकती। कोठे से हुए तो क्या हुआ, शिक्षा का हक है इन्हें, और ये हक में इनको दिलाकर रहूंगी भादर। उस लड़की को आशा पारेख, रेखा, हेमा मालिनी इन सब की तरह मशहूर अभिनेत्री बनना था, लेकिन वो अभिनेत्री तो बन नहीं सकीं, पर वो मशहूर जरूर हो गई, और वो भी एक वैश्या के रूप में। भले ही वो एक वैश्या थी, लेकिन वैश्या बनकर उसने बहुत इज्जत और नाम कमाया। आज भी उसकी तस्वीर कामाठीपुरा के कोठे के हर घर में हर दीवार पर दिखाई देती है। जिंदगी की मुश्किल हालातों ने उसे अपराधी, वैश्या और माफिया क्वीन बना दिया। तो आप इसी से उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार देश के पंतप्रधान ने खुद उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया था, और उन्होंने पंतप्रधान के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। उनकी कहानी एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई में लिखी हुई है। भाषण वासन देने की आदत नहीं है मुझे। आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं। शायद आप लोगों वुड के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी ये फिल्म बनाई है। आइए जानते हैं कौन थी मुंबई की माफिया क्वीन, और क्या है उनकी सच्ची कहानी जिस कारण वो आज भी चर्चे का विषय बनी हुई है। ये कहानी है गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिनका पूरा नाम गंगा हरजीवनदास था। वो गुजरात के काठियावाड़ी इलाके में रहती थी। गंगा का पूरा परिवार बहुत सुखी था, और परिवार के सभी लोग पढ़े लिखे और शिक्षित थे। वो चाहते थे कि गंगा भी पढ़ लिख कर उन्हें की तरह कुछ बने, लेकिन 16 साल की गंगा के सपने घरवालों के सोच से बहुत अलग थे। वो आशा पारेख, रेखा, हेमा मालिनी और देवानंद की बहुत बड़ी फैन थी, और गंगा को उनकी तरह मशहूर अभिनेत्री बना था, इसलिए वो मुंबई जाने के लिए हमेशा उत्साहित रहती थी। गंगा के पिता की एक दुकान थी, जिसमें उन्होंने एक अकाउंटेंट को काम पर रखा था। कमाटीपुरा की औरतों की जिंदगी का है, और उनके लिए मेरा ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। इलेक्शन जीती तो उनके लिए सोच सकूंगी, लड़ सकूंगी, शायद उनकी जिंदगी बदल सकूंगी। उसका नाम रमनिक लाल था। रमनिक गुजरात से पहले मुंबई में रहता था। जब ये बात गंगा को पता चली तो उसने रमनिक से दोस्ती करने की सोची, क्योंकि उसे हमेशा से ही मुंबई जाकर मशहूर अभिनेत्री बना था, और मुंबई जाने का रास्ता सिर्फ रमनिक के साथ ही नजर आ रहा था। गंगा और रमनिक में दोस्ती हुई, और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जब ये फैसला गंगा ने अपने माँ बाप और बाकी परिवार वालों को बताया तो पिताजी ने साफ शब्दों में मना कर दिया, लेकिन प्यार के आगे किसी का बस नहीं चलता। हम मुंबई जाएंगे, मेरे वहाँ पर पहचान के एक डायरेक्टर है, मैं उनसे बात करके तुम्हें एक फिल्म में अभिनेत्री का रोल दिलाऊंगा। ऐसा झांसा देकर रमनिक लाल गंगा को भगाकर शादी करने का सोचता है। तुझे क्यों तेवर दिखाऊंगी मेरे जेवाई, तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी मैं। काठियावाड़ी जैसे छोटे इलाके में रहने वाली गंगा को पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई, और उसने भागकर रमनिक से कैसे शादी की, कुछ समझा ही नहीं। शादी के बाद दोनों मुंबई आ गए। मुंबई एक ऐसी जगह थी जहां गंगा हमेशा से आना चाहती थी। मुंबई पहुंचने के बाद दोनों एक होटल में रुके थे। फिर कुछ दिन बाद अचानक रमनिक गंगा से कहता है कि वो एक डायरेक्टर से मिलने जा रहा है। उसके आने तक वो गंगा को शीला मौसी के पास रहने को कहता है। रमनिक की शीला मौसी आकर गंगा को अपने साथ टैक्सी में बिठा कर ले गई। शीला मौसी कोई और नहीं, बल्कि वो एक कोठे की मालकिन थी, और वो टैक्सी भी शीला मौसी के घर न रुककर सीधे मुंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया कामाठीपुर में जा रुकी। महज 16 साल की उम्र में शादी करके रमनिक लाल ने अपने पत्नी को धोखा देकर सिर्फ 500 रुपये के लिए गंगा को शीला मौसी को बेच दिया। जब ये सच्चाई गंगा को पता चली तो वो ये सहन नहीं कर सकी। वो बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज सुने वहां कोई नहीं था। मजबूर होकर गंगा ने हालातों से समझौता कर लिया, क्योंकि इस हालत में वो अपने गांव नहीं जा सकती थी। साफेज की कोठे से निकली गंगा को उसके परिवार वाले नहीं अपनाते। आज मुझे कमाटीपुरा का प्रेसिडेंट बनाया है। थैंक यू, गंगू को इतना प्यार दिया है। जब गंगा कोठे पर खड़ी होने के लिए तैयार हो गई
तो पहली ही रात को गोविंद शेठ के यहाँ गंगा की नीलामी हुई। उस दिन गोविंद शेठ ने गंगा का नाम बदलकर गंगू रख दिया और उससे कहा कि तुम एक दिन कामाथीपुरा की रानी बनोगी और पूरे कामाथीपुरा पर तुम्हारा राज होगा। उसी दिन से गंगू की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसने ठान लिया था कि अगले 5 साल में कामाथीपुरा अपने कब्जे में करना है। जब उसका कामाथीपुरा में 1 साल पूरा हुआ तो तब उसने अपने साथ के सभी लड़कियों को फिल्म दिखाने ले जाने का तय किया। लेकिन कोठे की मालकिन शीला मौसी उसके विरोध में थी, क्योंकि एक दिन कोहा बंद करना पड़ता और उन्हें ये घाटा बर्दाश्त नहीं था। गंगू को थोड़ा बहुत टीमार करने की छूट थी, इसलिए गंगू ने शीला मौसी से कहा कि कंपनियों में भी एक दिन की छुट्टी होती है, हमें भी एक दिन की छुट्टी चाहिए। धंधे में तो नुकसान और फायदा होता रहता है, आज के दिन कोहा तुम संभालना। इस पर शीला मौसी कुछ कहती उससे पहले गंगू सभी लड़कियों को लेकर वहां से फिल्म देखने चली गई। एक रात सुबह के 4 बजे पूरा कोठा गहरी नींद में सो रहा था कि तभी कामाथीपुरा में शौकत खान नाम का एक पठान आया। ये पठान सिर्फ गंगू के लिए आया था और वो दुगनी कीमत देने के लिए भी तैयार था। शीला मौसी ने गंगू को नींद से जगाया और पठान के पास भेजने के लिए तैयार किया। उस रात पठान ने गंगू के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, उसके साथ जबरदस्ती की और उसे बहुत बेरहमी से पीटा। उसने गंगू के शरीर पर चाकू के इतने घाव किए थे कि वो जख्मी हुई थी। इस वजह से गंगू को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस घटना के बाद गंगू ने तय किया कि इस आदमी को बिना खोजे नहीं रहूगी। लोगों से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वो मुंबई के मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। गंगू भाई माफिया कोई कहा मैंने रजिया को, सीधा घर में घुसूंगी। लो। जब गंगा कोखे पर खड़ी होने के लिए तैयार हो गई तो पहली ही ये पता चलने पर गंगू सीधे करीम लाला के पास गई। जब करीम लाला को पता चला कि एक वैश्या मिलना चाहती है, तब उन्होंने गंगू को अपने घर बुलाया और घर की छत पर ही बिठाया। गंगू के लिए खाने पीने का इंतजाम भी घर के छत पर ही किया था। खाना तो दूर, गंगू ने पानी तक को छुआ नहीं, क्योंकि वो समझ गई थी कि करीम लाला किसी वैश्या को अपने घर नहीं बुलाना चाहते थे। वो इज्जतदार लोगों में बेइज्जती जरा ज्यादा लगती है, इसलिए उन्होंने गंगू को घर की छत पर बिठाया था। जब करीम लाला बात करने छत पर पहुंचे तो देखा कि गंगू ने कुछ खाया पिया नहीं, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब गंगू ने कहा कि आपने मुझे अपने घर में नहीं बल्कि घर की छत पर बिठाया है, क्योंकि मेरा आने से आपका घर गंदा हो जाएगा, तो मैं आपके घर से आए बर्तन गंदे क्यों करूं। गंगू के ये बात सुन करीम लाला बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गंगू से यहाँ आने का कारण पूछा। तब गंगू ने करीम लाला को शौकत खान के बारे में बताती है। करीम लाला गंगू से कहते हैं कि तुम्हें शौकत खान से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, अगली बार जब शौकत आए तो मुझे बताना, बाकी मैं देख लूंगा। ये सुन गंगू के आंख में पानी आया और उसने करीम लाला से कहा कि आज बहुत वक्त के बाद किसी मर्द के पास मुझे इतना सुरक्षित महसूस हुआ है कि आज से पहले कहीं नहीं हुआ। गंगू ने अपने पर्स में से एक धागा निकाला और करीम लाला के हाथ पर बांध दिया और कहा कि आज से आप मेरे भाई हो। कुछ दिनों बाद शौकत वापस कामाथीपुरा में आया, फिर से गंगू के साथ जबरदस्ती करने लगा। तब शौकत की आने की खबर गंगू के साथ जो लड़कियां थीं, उन्होंने करीम लाला तक पहुंचाई। फिर क्या, करीम लाला वहां पहुंच गए और कोखे से निकालकर पूरे कामाथीपुरा के सामने शौकत को इतना मारा कि वो जगह पर ही मर गया और पूरे कामाथीपुरा को बताया कि गंगू मेरी बहन है, अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करेगा या उसकी मर्जी के बगैर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसकी भी ऐसी ही हालत होगी जैसे शौकत खान की हुई है। कुछ और मांगू? कामाटीपुरा में आपके शराब का धंधा मैं संभाल लूं तो? करीम लाला का हाथ गंगू के सर पर था। इस वजह से पूरे कामाथीपुरा में गंगू अपनी मनमानी करती। हमेशा पैसा पैसा करने वाली शीला मौसी कुछ महीनों बाद बीमार हो गई। बीमारी के हालात में पैसे, सोना चांदी अपने बिस्तर पर बिछाकर उसी पर अपनी आखिरी सांस ली। शीला मौसी के सारे पैसे, गहने गंगू ने कोठे के सभी लड़कियों में बांट दिए, क्योंकि वो सब उनकी ही कमाई के थे। शीला मौसी के बाद कोखे की जिम्मेदारी सभी लड़कियों ने गंगू को लेने कहा। उस दिन से गंगू सफेद साड़ी और माथे पर बड़ा सा लाल रंग का टीका लगाकर वो गंगू से गंगूबाई बन गई और कोखे का सारा काम काज देखने लगी। इसके बाद गंगू ने रेड लाइट एरिया में काम करने वाली सभी लड़कियों के लिए बहुत मेहनत की। उसने किसी भी लड़की को उसके मर्जी के बगैर कामाथीपुरा में रहने नहीं दिया।
कामाठीपुरा की महिलाएं हमेशा कहती थी कि कामाठीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं आती, क्योंकि कामाठीपुरा में गंगूबाई रहती है। गंगूबाई चांद थी और चांद ही रहेगी। किसी भी गैंगस्टर को या डॉन को गंगूबाई के मर्जी के बगैर कामाठीपुरा में आने की इजाजत नहीं थी। कामाठीपुरा के सभी लड़कियों को पहली बार सफेद पर्दे पर कामाठीपुरा में ही फिल्म दिखाई थी। कुछ दिनों बाद गंगूबाई ने कामाठीपुरा में होने वाले चुनाव में सहभाग लिया। लगातार 5 सालों से अध्यक्ष रही। रजियाबाई लड़कियों पर जबरदस्ती करती थी, उनका ख्याल नहीं रखती थी, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। रजियाबाई गंगूबाई को जरा भी पसंद नहीं करती थी। रजियाबाई विरोधी पक्ष की थी। उसने कभी भी कोखे के लड़कियों और महिलाओं की मदद नहीं की और न ही कभी उसने उनके बारे में सोचा। लेकिन गंगूबाई सबके बारे में सोचती। उसकी महिलाओं के प्रति चाहत देखकर करीम लाला मदद के लिए आगे आए। करीम लाला के मदद से रजियाबाई को हराकर गंगूबाई चुनाव जीत गई। इस जीत के बाद गंगूबाई से वो बनी गंगूबाई काठियावाड़ी। माँ का नाम काफी नहीं है ना? चलो बाप का नाम देवानंद। सबके बाप का नाम देवानंद। गंगूबाई को माफिया क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। वो कोखे के लड़कियों की मेडिकल जांच कराती, उनके सेहत का ख्याल रखती, वृद्ध महिलाओं को पेंशन देती थी। गंगूबाई ने तो बहुत से बच्चों को गोद लिया था और उनकी पढ़ाई लिखाई की और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी भी गंगूबाई ने ली थी। एक वक्त ऐसा भी आया था कि कामाठीपुरा से वैश्या को हटाने की मांग की गई थी। उस वक्त गंगूबाई ने यहाँ की महिलाओं के लिए खूब आवाज उठाई थी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ की महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई थी और इस फैसले का उनके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता। हजारों महिलाएं बेघर हुई होती और मर्दों की हवस की वजह से बहुत सी मासूम लड़कियां और औरतें बलात्कार की शिकार हुई होती और बिना कारण बहुत से बेगुनाह मार दिए जाते। बेटा, एक कोठे वाली हमारी बहू कैसे बन सकती है? भाई तुम्हें समझा रही हूँ इसे कि एक कोठे वाली इस घर की बहू नहीं बन सकती। इन सभी मामलों को कोर्ट में दाखिल कर करीम लाला के साथ मिलकर गंगूबाई ने इसमें भी जीत हासिल की। करीम लाला वो डॉन थे जिन्होंने कभी पिस्टल या बंदूक नहीं उठाई, बिना किसी को मारे और बगैर किसी खून खराबे के डॉन बने थे। कहने को तो करीम लाला एक डॉन थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी बेवजह परेशान नहीं किया और न ही कभी उन्होंने किसी बेगुनाह को सजा होने दी। करीम लाला हमेशा कहा करते कि लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है। संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? उजरते हुए नहीं, एक पत्रकार ने गंगूबाई को देखकर उनके बारे में जानकारी हासिल की और एक मैगजीन के कवर पर गंगूबाई की फोटो छापी थी। जब आजाद मैदान में महिला के अधिकार रैली का नेतृत्व किया था, उस रैली में भाषण देने के लिए उसी पत्रकार ने गंगूबाई का नाम आगे किया था। तब गंगूबाई ने मुंबई के आजाद मैदान में वैश्याओं के अधिकारों के बारे में भाषण देकर अपनी आवाज उठाई थी। दिमाग बेचता है, हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं। बदन तोड़वा कर काम करते हैं हम साहेब, क्या गलत करते हैं? और वो भाषण उस समय के अखबारों में भी छापा गया था। उस भाषण के बाद लोग दंग रह गए थे, क्योंकि भाषण के आखिर में गंगूबाई ने पत्रकारों से अखबारों में एक हेडलाइन छापने को कहा था। वो हेडलाइन ऐसी थी कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुकाकर नहीं, बल्कि आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है। इस बात पर सबने उसकी तारीफ की। हर तरफ गंगूबाई की वाह वाह होने लगी। वैश्याओं की मांग को लेकर पंतप्रधान ने गंगूबाई को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया था। उन दिनों देश के पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई ने पंतप्रधान से मुलाकात की थी। इसके ऐसी कोई जानकारी ज्यादातर कहीं नहीं मिली, लेकिन एक पत्रकार है जिनका नाम एस हुसैन जैदी है, उनकी एक बुक में इन बातों का जिक्र है। पंतप्रधान नेहरू जी ने गंगूबाई से ये सवाल किया था कि वो इस धंधे में क्यों आई है, जबकि उन्हें एक अच्छी नौकरी और पति दोनों मिल सकते थे। इस सवाल के बाद गंगूबाई ने नेहरू जी से कहा कि अगर आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लेंगे तो मैं ये सब छोड़ने को तैयार हूँ। ये सुनकर स्वाभाविक रूप से नेहरू जी नाराज हो गए। गंगूबाई कहती है कि पंतप्रधान आप नाराज मत होइए, मैं तो सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन खुद उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल। इस मुलाकात में पंतप्रधान ने कहा कि वो उनकी मांग पर जरूर गौर करेगा। फिर क्या कामाठीपुरा के वैश्याओं को वहां से हटाने का काम हमेशा के लिए रुक गया। कामाठीपुरा के लोगों के लिए गंगूबाई माँ की तरह थी। वहां के सभी महिलाएं उन्हें गंगू माँ कहकर पुकारा करती। वहां की हर औरत के पास आज भी गंगूबाई की फोटो है।
2008 में गंगूबाई की एक सामान्य इंसान की तरह मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई, जो आज भी कामाथीपुरा में स्थापित है। एक वेश्या कभी भी हमारे समाज का हिस्सा नहीं बन सकती, पर गंगूबाई जैसी वेश्या से समाज बहुत कुछ सीख सकता है। हर शुक्रवार को फिल्म के पोस्टर बदली जाती है, लेकिन गंगूबाई वो हीरोइन है जिनकी फोटो पिछले 50 सालों से कामाथीपुरा के हर दीवार पर अभी दिखाई देती है। रोना ये उसकी किस्मत में था, हंसना और दूसरों को खुश रखना ये उनका स्वभाव था। अपने माँ पिता और पूरे परिवार को छोड़ मुंबई आई थी, एक मशहूर अभिनेत्री बने। पर वो अभिनेत्री तो बन ना सकीं, लेकिन इतनी मशहूर हो गई कि कामाथीपुरा के लाखों लोगों के दिलों में वो आज भी रहती है। ये था गंगा उर्फ गंगूबाई काठियावाड़ी और माफिया क्वीन ऑफ मुंबई बने तक का सफर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूले। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।